नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि हल्द्वानी से मनुष्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम के तहत स्कीम चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी की हेली सेवा का वर्चुअल रूप से फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि हवाई सेवा लंबे समय से इसका इंतजार था हमें। आज ये हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में पूरी तरह से चल जाने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी ऊपर होगा। मैं इसके लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस उड़ान सेवा में हमको ये हेली सेवा प्रारंभ करने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया, हमारी सहायता की है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज उत्तराखंड दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा सरकार पर हमला किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरने का काम किया। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज उत्तराखंड के दौरे पर थी और लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता में कई आरोप उन्होंने भाजपा सरकार पर लगाए। 10 साल की जो भाजपा की नीतियां हैं उस पर साफ तौर पर जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की अलका लांबा वो बरसती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि विकास इन दिनों बिल्कुल निचले स्तर पर हुए हैं। साथ साथ उन्होंने महिला उत्पीड़न के जो ग्राफ लगातार देश भर में देखने को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर गिरावट देखने को मिलेगी जब कांग्रेस की सरकार, उन्होंने ये वादा किया। साथ साथ उन्होंने कई गारंटी भी दी। उन्होंने कहा कि जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे कांग्रेस सरकार के 2024 में, तो किसानों का जो कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा। साथ साथ 60 लाख जो नौकरियां हैं वो बेरोजगारों को दी जाएगी। साथ साथ महंगाई पर वार किया जाएगा और महंगाई जैसी चीजें जो अभी भाजपा सरकार में देखने को मिल रही है वो कांग्रेस की सरकार में नहीं देखने को मिलेगी। वहीं उसके बाद एक नारी सम्मेलन किया गया जिसमें जो अलका लांबा ने जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्हें उन पर जोश भरने की कोशिश करी। साथ साथ उन्हें तेजी से जो पार्टी का प्रचार प्रसार करने को कहा। बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है उन्हें जोड़ने की कोशिश करने की बात कही। साथ साथ उन्होंने महिलाओं के लिए रोजगार के लिए नए कीर्तिमान की वार्ता की कि जब उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए नए रोजगार के माध्यम खोले जाएंगे। और इसी के तहत उन्होंने महिला मोर्चे के जो पदाधिकारी है उनके साथ भी 1-to-1 बातें करी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये बात कही है कि अलका लांबा के आने से जो महिलाएं हैं, मोर्चा है, उनमें कहीं ना कहीं जो जोश है वो बढ़ने का काम किया गया है। अब देखना होगा जो महिलाओं को जोश आज अलका लांबा ने दिया है, क्या उसका असर लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा भी बड़े लेवल पर कार्यक्रम करने जा रही है। अब महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल का कहना है कि महिला मोर्चा योजनाओं के लाभार्थियों के बीच में सम्मेलन किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उनके साथ में साझा किया जाएगा। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और महिलाओं को हर क्षेत्र में, सामाजिक हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में, सशक्त करने के लिए मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी के लिए हमारे जो अभी बैठक हुई है उसमें महिला मोर्चा को 3 कार्यक्रम मिले हुए हैं। 4 तारीख को हमारा मैराथन दौड़ होगी
जिसमें हम मोदी जी के लिए ही वो दौड़ करेंगे। जिस तरह से वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें मैराथन का कार्यक्रम है। 5 तारीख को हमारा हर ज़िले में स्कूटी और पदयात्रा हम करेंगे, जो गांव तक भी हम जाएंगे पदयात्रा को लेकर के। और मोदी जी के द्वारा जो जो भी काम महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे हैं, उसको लेकर वहाँ पे चर्चा और वार्ता भी होगी। शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसके चलते शहर की सभी दुकानें बंद रखी गई। साथ ही सुरक्षा के नजरिए से पुलिस भी मुस्तैद रही। संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष मनोज रावत ने बताया कि राज्य निर्माण की नींव रखने वाली उत्तराखंड आंदोलन की जननी पौड़ी के साथ पिछले 23 सालों से पक्षपात हो रहा है। अब इसके खिलाफ सबको एकजुट होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य बनने के 23 सालों बाद भी पौड़ी को स्वास्थ्य, स्वच्छता, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन के चलते आज सभी दुकानें बंद रही और जन आक्रोश रैली के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार को चेताने का काम किया गया। शहर की समस्याओं को जल्द समाधान किया जाए। के राज्य गठन के बाद से ही जिस तरह से पौड़ी की उपेक्षा होती आई है, उसी को लेकर आज पौड़ी की जनता स्वयं अपने आप सड़कों पर उतरी है। पौड़ी के व्यापारियों ने इसमें पूरा सहयोग किया है बाजारबंदी में। और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि अस्पताल की बात कर लीजिए, कूड़े की बात कर लीजिए, जलकर भवनकर की बात कर लीजिए, और इसके अतिरिक्त हमने जो व्यापार सभा के ऊपर ट्रेड टैक्स लगाया जा रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इन सभी को लेकर आज एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहाँ से कुछ ना कुछ हमें आश्वासन मिलेगा, और ऐसा नहीं होता है तो 25 तारीख से फिर हम लोग आमरण अनशन की तैयारी करेंगे। पौड़ी अनदेखी का शिकार हुआ है और आज जो जन सैलाब मातृशक्ति को देखने को मिला है, उत्तराखंड को जब हम एक नई दिशा में लेके जा रहे थे और उत्तराखंड की जो मांग थी हमारी, उसमें मातृशक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। आज वही हिस्सा हमें देखने को मिला होगा। और पौड़ी बचाव के लिए जो संघर्ष हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और जितना भी जन सैलाब आया था, वो इस पौड़ी की अगर अनदेखी नहीं होती तो शायद आज सड़कों पे नहीं होता। एक बार पुनः हमें उत्तराखंड की लड़ाई को लड़ना पड़ा और आज पौड़ी बचाओ की लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। तन मन और धन से हम पौड़ी बचाओ की लड़ाई को लड़ेंगे और सड़कों पे आज नहीं, जब भी उतरना पड़ेगा हम रोज उतरेंगे। खबर देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र गैरसैंण विधानसभा में सत्र कराने की मांग की है। विधायक ने कहा कि गैरसैंण संभावनाओं की राजधानी है। गैरसैंण जनभावनाओं की राजधानी है, ये कहना है विधायक राजेंद्र सिंह का। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है उन्होंने उस पत्र में गैरसैंण विधानसभा में सत्र कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण जनभावनाओं की राजधानी है और इसी गैरसैंण में जनभावनाओं की खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के द्वारा की गई धांधली के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कुलदीप कुमार को मेयर के पद से हटा दिया गया, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। मसूरी में वाल्मीकि समाज, शहर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग मसूरी के पिक्चर पैलेस चेक पर एकत्रित हुए और मेयर कुलदीप कुमार के पक्ष में नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लोकतंत्र की जीत बताया। जैसा आप सबको ज्ञात है कि चंडीगढ़ में पिछले 1 माह के अंदर एक मेयर का चुनाव हुआ था और मेयर का चुनाव में जो लोग प्रत्याशी थे और किस तरह से उस रिटर्निंग ऑफिसर ने लोकतंत्र का मजाक बनाया, जबकि 20 जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस और आपके थे, जो निश्चित तौर पर वहाँ पे मेयर इंडिया गठबंधन का बनना था। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया और किस तरह से बैलेट पेपर का दुरुपयोग कर करके 8 बैलेट निरस्त किए और उनको उससे बाहर कर दिया मेयर से, और दूसरे को जबरदस्ती एकदम मेयर घोषित कर दिया। अगर आज पूरे भारत में न्यायपालिका नहीं होती तो क्या पता वही मेयर होते जिनको उन्होंने घोषित कर दिया था। लेकिन न्यायपालिका पे आज इनके जो उन्होंने निर्णय लिया और दोबारा कुलदीप कुमार जी को मेयर के रूप में घोषित किया, तो आज हमारे को विश्वास है कि भारत में अभी एक चीज तो जिंदा है, न्यायपालिका।
बेरोजगार युवा संगठन ने आज देहरादून के परेड ग्राउंड से सैकड़ों की संख्या में सचिवालय कूच किया, जहां बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन कर रहे तमाम युवाओं को पुलिस ने रोक लिया। वहीं इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि सरकार जिस तरह से युवाओं की अनदेखी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अखबारों के माध्यम से विज्ञप्तियां निकालती है, लेकिन अब तक उन विज्ञप्तियों के आधार पर कोई भी भर्तियां प्रदेश में नहीं हुई हैं। ऐसे में प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवा आज सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहा है। पुलिस का आगे करता है। क्या हम लोग तैयारी करने वाले हैं? शिक्षक भर्ती जारी करो, शिक्षक भर्ती जारी करो। रांची दे न सके जो उत्तराखंड सरकार हो। खबर टिहरी से है, जहां यमुना पुल के पास एक ऑल्टो कार खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि उत्तराकाशी से देहरादून की ओर आते समय यह हादसा हुआ, जिसमें कार अनियंत्रित होकर लगभग 500 मीटर नीचे गहरी खाई में होते हुए यमुना नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कार में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग ने मिलकर सभी शवों को खाई से बाहर निकाला और कार्रवाई हेतु जिला पुलिस को सौंप दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में आज विशेषाधिकार हनन कमेटी की आखिरी बैठक हुई, जिसमें पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा की गई। विशेषाधिकार कमेटी के अध्यक्ष खजान दास का कहना है कि बैठक पूरी हो गई है। अब विशेषाधिकार कमेटी अपनी रिपोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। दोनों पक्षों की बातों को सुना गया है, अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह ने पीएमजीएसवाई के चीफ आरपी सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी का गठन किया था। देखिए, आज विशेषाधिकार समिति की बैठक थी और उस बैठक में दोनों पक्षों को आज आमंत्रित किया गया था। चीफ पीएमजीएसवाई और माननीय विधायक चक्राता श्रीमान प्रीतम सिंह जी को, और दोनों पक्षों को सुना गया और उसके बाद जो डिसीजन है वो सुरक्षित रखा गया। आने वाली जो तारीख होगी उसमें डिसीजन लिया जाएगा। फिर हम समिति अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी और अध्यक्ष जी उसमें निर्णय लेंगे। खबर जसपुर से है, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम के नाम शिकायत पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि विजिलेंस टीम ने गांव वालों की शिकायत पर काशीपुर राजस्व उप निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, लेकिन अब क्षेत्र के कुछ लेखपाल उप निरीक्षक के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं। आदेश चौहान ने पत्र में आवेदन दिया कि हड़ताल में गए कर्मचारियों की भी जांच होनी चाहिए। विजिलेंस टीम ने एक जो उप निरीक्षक काशीपुर उसको पकड़ा है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए किसी गांव वाले की शिकायत। विजिलेंस क्योंकि सरकारी तंत्र अपना काम करती है, उन्होंने अपना काम किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। लेकिन मुझे आज अवगत हुआ जैसे मैं तहसील आया कि हमारे जो लेखपाल यहाँ के हैं कुछ वर्कबुक स्ट्राइक पर चले गए। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को द्वारा डीएम एक लेटर दिया है, शिकायती पत्र, कि मेरी शिकायत ये है कि भी जो कर्मचारी बिना सूचना के हड़ताल पर गए हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि उसकी अभी जांच भी पूरी नहीं हुई और इन्होंने जो है उसके समर्थन में खड़े हो गए, इसका मतलब ये भ्रष्ट अधिकारी के सपोर्ट में, तो इनकी भी जांच हो और इन पर उचित कार्रवाई हो कि आप स्ट्राइक पर जाने से पहले आपने नोटिस नहीं दिया विभाग को। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से है, जहां माजरी और फतेहपुर गांव में लगने जा रहे स्टोन क्रेशर और पहले से स्थापित स्क्रीनिंग प्लांट के विरोध में एक बार फिर से जीवन वाला और माजरी गांव के सैकड़ों गांव वाले तहसील में जोरदार प्रदर्शन कर सभी प्लांट और स्टोन क्रेशर को बंद करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही गांव वालों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। तहसीलदार ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो हम लगातार ज्ञापन के दे रहे हैं, हम लगातार विरोध कर रहे हैं और जो स्थल है वहां भी कर रहे हैं और यहाँ भी आगे कर रहे हैं।
लेकिन जो अधिकारी हैं हमें जो तरीके से बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं बार बार हमें कि उसकी नाप सही है, उसके मानक सही है। अगर मानक सही है तो बीच में जनता बीच में आके सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए इन्हें। अगर मानक सही है तो हमें बताएं, मानक बताने को अधिकारी तैयार नहीं है इनके। और कई मामलों में भी अभी तक स्वीकृति मिल नहीं पाई है इन्हें, परिवारों पे इन्हें स्वीकृति नहीं मिली है अब तक। और इन्हें और काम लगातार जारी है। कल जाके सारी महिलाओं ने काम रुकवा दिया, लेकिन आज फिर पुनः काम शुरू हो गया है। एक ही स्टोन पे से गए सारे जितने हम स्टील प्लांट का भी विरोध करते हैं, सब क्रशर का विरोध है, जो स्टोन क्रशर लगाए जा रहे हैं, लगे हुए हैं, उनका भी विरोध है। क्योंकि इससे जो है हमारा वातावरण बहुत अशुद्ध हो रहा है और दूसरे जो है हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर इसका बहुत कुप्रभाव पड़ने वाला है। खेती को बहुत नुकसान हो रहा है जी। अभी जो इन्होंने केवल बाढ़ की है और उसके बाद जो बराबर वाले खेत है, उस खेत में जो है एक लंबी पट्टी जो है, कम से कम 15-20 मीटर चौड़ी पट्टी, उसमें जो है फसल कुछ भी नहीं हुई है। वो जाकर के आप देख भी सकते हैं। और मतलब इस समय जो है बराबर के गेहूँ ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि वहाँ छाया। माजरी ग्राम में जो स्ट्रॉन्ग क्रशर लगाया जा रहा है, उसे देखते हुए जो सारे ग्रामीण परेशान है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी जो है काफी लोग परेशान है कि आने वाले समय में जो है स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। किसान लोग परेशान है, उनकी फसलों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर ये स्ट्रॉन्ग क्रशर लगता है। इसमें कई बार जो है तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन को जो है ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। इसलिए जो है एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जो है तहसील प्रशासन से एक तहसीलदार को नियुक्त किया गया था और जो है खनन अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसमें अभी तक कोई भी जांच रिपोर्ट जो है अभी गांव को या ग्राम सभा को कोई रिपोर्ट का पता नहीं है। हल्द्वानी में जहां पुलिस पर हमला हुआ था, वहां इस्लामी संगठन मुस्लिमों को पैसा बांट रहा है। क्या हल्द्वानी हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है? खैर, पुलिस अब सारे पहलू को खंगाल रही है, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो हुआ, उसके बाद से अब तक इस मामले में 68 दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं। दंगे का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब भी फरार है, जिसे पकड़ने की कोशिश दिन रात की जा रही है। वहीं इस दंगाइयों के पोस्टर भी शहर भर में लगाए गए हैं। इस दंगे के सरगना अब्दुल मलिक और उसके बेटे के घर को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। हल्द्वानी में जहां हुआ पुलिस पर हमला, वहां मुस्लिमों को पैसे बांट रहा इस्लामी संगठन। बनभूलपुरा में नोटों की गद्दी बांटने वाला शख्स कौन है? क्यों बांट रहा था नोटों की गद्दी? हल्द्वानी हिंसा में बहुत बड़ी साजिश का सच क्या? ये नोटों की गद्दी और नोट बांटता एक शख्स। ये तस्वीरें हैं उस हल्द्वानी की जहां बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी। वह नोटों की गड्डियां बांटते हुए एक शख्स को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम पर अपलोड कई वीडियो में वो भड़काऊ बातें भी करता दिख रहा है और इस वीडियो को देख पुलिस प्रशासन भी दंग है। अब पुलिस जवाब की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है। दरअसल बताया जा रहा है कि सलमान नाम का ये शख्स एक दूसरे व्यक्ति के साथ 10 फरवरी 2024 को हल्द्वानी पहुंचा था। इसके बाद से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें वो लोगों को रुपयों की गड्डियां बांटते हुए दिखता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर साझा किए गए ऐसे ही एक वीडियो में एक बच्चे के साथ ये पैसे से भरे हुए बैग के साथ दिखता है। इसमें एक बच्चा भी साथ में दिख रहा है। वैसे तो हल्द्वानी में नोटों से भरे बैग को लेकर कैश बांटते हुए एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक की पूछताछ में वो पैसों का हिसाब किताब नहीं दे पाया है। आरोपी का नाम सलमान खान है, जो हैदराबाद से आया था। आरोपी सलमान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चलता है कि वो हैदराबाद यूथ करेज यानी HYC नाम का NGO चलाता है। 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले सलमान ने इंस्टाग्राम पर कई वीडियो डाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब इंडिया वॉइस ने प्रदेश के
पुलिस प्रवक्ता नीलेश भरने से बातचीत की तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन एसएसपी नैनीताल श्री मीना से जब इस पूरे मामले पर बातचीत की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हैदराबाद से आया सलमान खान बाकायदा एक एनजीओ चलाता है और उसने यहाँ पर मोटी रकम पीड़ित परिवारों को दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच करा रहे हैं। खास बात अब ये भी है कि पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार इस पूरे मामले में सलमान की सहायता किन लोगों ने की और किन की मदद से वो उस परिवारों तक पहुंचा जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं, जिसमें वो लोगों को पैसे बांटता नजर आ रहा है। आलम यह है कि जवाब में हल्द्वानी हिंसा को लेकर उसने कई भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट किए हैं। वैसे इसके सोशल मीडिया पोस्ट देखने पर पता चला है कि ये 10 फरवरी 2024 यानी हल्द्वानी में दंगे के 2 दिन बाद यहाँ पहुंचा था। एक वीडियो में सलमान बताता है कि वो पिछले 4 दिनों से हल्द्वानी में है और दंगों के बीच अपना काम कर रहा है। इतना ही नहीं, सलमान की सोशल मीडिया देखने से पता चलता है कि ये हैदराबाद में रहता है और वहीं से अपना काम करता है। इसकी फोटो और वीडियो AIMIM के मुखिया एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी और हिंदू विरोधी भड़काऊ भाषण देने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ भी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ये AIMIM के समर्थन की बात करते दिखता है। हुए दंगे के बाद स्थिति सामान्य होती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिरकार इस दंगे के पीछे कौन था, किसने पुलिस पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आज इस पूरे मामले पर नया मोड़ आ गया जब हैदराबाद से आए सलमान नाम के एक व्यक्ति ने पीड़ित परिवारों को बाकायदा मोटी रकम दी और ये आश्वासन दिया कि उनकी हर तरह से सहायता की जाएगी। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।